यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हों तो q और r दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से हमेशा छोटा होता है। साथ ही a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल, r को शेषफल कहा जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं जिसमें शेषफल r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। 15 को भाजक 3 से भाग देते हैं और भागफल 5 मिलता है और शेषफल 0। अगली बार 15 को भाजक 4 से भाग देते हैं, भागफल 3 और शेषफल 3 मिलता है। अगली बार 15 को भाजक 7 से भाग देते हैं, भागफल 2 मिलता है और शेषफल 1 मिलता है। इन तीनों स्टेप में हम देखते हैं कि हमें शेषफल r का मान 0 और शेषफल r का मान 0 से बड़ा मिलता है, लेकिन ये शेषफल r के जो ये तीनों मान हैं भाजक से हमेशा छोटे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। अब इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r का प्रयोग कर दी हुई संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विधि को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम दी हुई संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं और इस प्रमेय का प्रयोग जितने स्टेप में किया जाता है यह पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाती है। इसके बाद आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक प्राकृत संख्या अथवा प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक संख्या के गुणनखंड किए गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210। संख्या 210 के गुणनखंड किए गए हैं। फिर उन्हीं गुणनखंडों को क्रम बदल कर लिखा गया है 3 गुणा 5 और 7 गुणा 2। लेकिन दोनों ही स्थितियों में सभी गुणनखंडों का गुणनफल आता है 210। अर्थात किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है यदि उन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़ दिया जाए। यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 45 और 12 का HCF ज्ञात करना। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा b से छोटा होता है। a भाज्य कहलाता है, बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में प्रयोग करते हैं तथा b
भाजक, छोटी संख्या भाजक के रूप में होती है। तो 45 और 12 का एचसीएफ करने के लिए हम पहले 12 का भाग 45 में देते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में, 12 का भाग 45 में 3 बार जाता है और शेषफल 9 बचता है। अतः ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में 45 को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, 45 बराबर 12 गुणा 3 धन 9। अब शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। अब 12 के लिए 9 का भाग 12 में देते हैं, एक बार जाता है, शेषफल 3 बचता है। तो 12 के लिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, 12 बराबर 9 गुणा 1 धन 3, अभी भी शेषफल 3 रहता है। अब 9 के लिए हम पुनः भाग देते हैं, 3 से संख्या 9 को भाग देते हैं, 3 बार भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है। अतः हम 9 को इस प्रकार लिखते हैं, 9 बराबर 3 गुणा 3 धन 0। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है। अतः शेषफल 0 आने पर जो भाजक हमें मिलता है वही अंतिम भाजक है। 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः हमारा अंतिम भाजक 3 तथा शेषफल 0 है। अतः 45 और 12 का एचसीएफ है 3। एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जिसका भाग दी हुई संख्या में पूरी बार जाता है। तो 3 का भाग 45 में 15 बार पूरी बार जाता है और 3 का भाग 12 में 4 बार पूरी बार जाता है। ये तो था दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। अब एक साथ 3 संख्याओं का एचसीएफ हम किस प्रकार ज्ञात करें, इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। संख्या 16, 42 और 94 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम दो संख्याओं को लेते हैं, एक छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या। सबसे पहले 16 और 42 के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से 16 से 42 को भाग देते हैं, 2 बार भाग जाता है, शेषफल 10 बचता है। तो 42 के लिए इस प्रकार लिखते हैं, 42 बराबर 16 गुणा 2 धन 10। अब फिर अगले स्टेप में 16 के लिए 10 से 16 को भाग देते हैं, एक बार भाग जाता है, शेषफल 10 बचता है। तो 16 बराबर 10 गुणा 1 धन 6। अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अगले स्टेप में 10 के लिए लिखते हैं। अब 6 से 10 को भाग देते हैं, 6 से 10 में एक बार भाग जाता है और शेषफल 4 बचता है। तो 10 को इस प्रकार लिखते हैं, 10 बराबर 6 गुणा 1 धन 4। इसी प्रकार भाग की प्रक्रिया चलती रहती है। अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अब हम 6 के लिए लिखते हैं, 4 का भाग 6 में देते हैं, 4 का भाग 6 में एक बार जाता है, शेषफल 2 बचता है। तो 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 बराबर 4 गुणा 1 धन 2। अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर 4 के लिए लिखते हैं, अब 2 का भाग 4 में देते हैं, 2 बार जाता है और शेषफल 0 बचता है। अतः 4 को इस प्रकार लिखते हैं, 4 बराबर 2 गुणा 2 धन 0। अब हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, अतः हमारा अंतिम भाजक है 4। इसलिए 16 और 42 का एचसीएफ 2। इसी प्रकार अब 16 और अगली दो संख्याएं, एक छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, 16 और 94 के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से इसी प्रकार भाग की प्रक्रिया दोहराते हुए हम 16 और 94 के लिए 3 स्टेपों में भाग की प्रक्रिया इस प्रकार है। अतः 16 और 94 का एचसीएफ भी आता है 2। तो पहली दो संख्या 16 और 42 का एचसीएफ आया 2 और दूसरी दो संख्या 16 और 94 का एचसीएफ आया 2। दोनों ही स्थितियों में एचसीएफ हमें प्राप्त होता है 2। अतः तीनों संख्याओं का एचसीएफ 2 प्राप्त होता है। यदि पहली स्थिति में एचसीएफ अलग आता है और दूसरी स्थिति में एचसीएफ अलग आए, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 16, 24, 36 का एचसीएफ ज्ञात करना है। पहली दो संख्या 16 और 24 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से भाग की प्रक्रिया इधर की गई है और ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इधर लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि 16 और 24 का एचसीएफ आता है 8। अब अगली दो संख्याएं 16 और 36 के लिए देखते हैं। 16 और 36 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से 16 से 36 में भाग दिया गया है और भाग देने की प्रक्रिया किस तरह से पूरी हुई है ये दिखाया गया है। 16 और 36 के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के स्टेप इस प्रकार हैं। अतः हम देखते हैं कि
16 और 36 का HCF हमें 4 मिलता है। तो पहली स्थिति में हमें 16 और 24 का HCF मिला था 8। अब दूसरी स्थिति में 16 और 36 का HCF है 4। तो दोनों ही स्थितियों में HCF अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में अब दोनों HCFों का फिर से HCF ज्ञात करते हैं। 4 और 8 के लिए फिर से A बराबर BQ प्लस R से इसका प्रयोग करते हुए 8 और 4 का HCF, ये भाग की प्रक्रिया, और ये A बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो 8 और 4 का HCF आता है 4। अतः 4 वह संख्या है जो 16, 24 और 36 तीनों का HCF है। और HCF यह इस 4 से 16 पूरी बार विभाजित होता है, 4 से 24 भी पूरी बार विभाजित होता है, 4 से 36 भी पूरी बार विभाजित हो जाता है। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। अभी तक हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम संख्याओं का HCF ज्ञात कर रहे थे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य संख्याओं के बारे में और इससे पहले बताया जा चुका है। अब हम देखते हैं। प्रश्न है 24 और 18 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24। 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो 24 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में है 2 गुणा 3 बराबर 6। अतः 24 और 18 का HCF ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 2 और 3। तो 2 की सबसे छोटी घात 1 बार, 3 की सबसे छोटी घात 1 बार। तो 2 की घात 1 2 और 3 की घात 1 3, 2 गुणा 3। अतः 24 और 18 का HCF 6। HCF वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित करती है। अतः 6 18 को पूरा विभाजित करता है, 6 24 को भी पूरा विभाजित करता है। अब 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। 18 के अभाज्य गुणनखंड के लिए भाग की प्रक्रिया है, और 24 के अभाज्य गुणनखंड के लिए ये भाग की प्रक्रिया। इन्हें अलग अलग गुणनखंड किया गया है। इन 18 और 24 को दोनों को एक साथ भी गुणनखंड किया जा सकता है। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अतः एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब यहाँ उभयनिष्ठ नहीं कह रहे हैं, उभयनिष्ठ के अलावा अन्य अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए उनकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो हमारे पास अभाज्य संख्या है 2 और 3। तो 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ HCF में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल था, और यहाँ एलसीएम में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 बार आया है 2, और 3 की सबसे बड़ी घात 2 बार आया है। तो 2 की 3 घात यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की 2 घात 3 तियाँ 9, सबको गुणा करके आता है 72। अतः 18 और 24 का एलसीएम हुआ 72। एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। अतः 18 72 को 4 बार पूरा विभाजित करता है, और 24 72 को 3 बार पूरा विभाजित करता है। अब आइए हम जानते हैं कि किसी संख्या को अपरिमेय किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम उसका विपरीत कथन मानकर चलते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य धन पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q 0 के बराबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर में 0 होने पर 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है। अगले स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग,
वर्ग करने पर आता है √5 का वर्ग 5, पी बट्टे क्यू का वर्ग है पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। इसको और सरल करते हैं तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू गुणा क्यू। अब पक्षांतर करने पर एक क्यू का पक्षांतर बाईं तरफ कर देते हैं तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि पी क्यू तथा 5 पूर्णांक हैं, पूर्णांक अर्थात पूरे पूरे अंक हैं, तो 5 और क्यू पूर्णांक हैं तो 5 क्यू भी पूर्णांक होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि 2 एक पूर्णांक है और 3 एक पूर्णांक है तो दोनों को गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 भी एक पूर्णांक आता है। इसी प्रकार 5 पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है, तो 5 और क्यू दोनों को गुणा करते हैं तो 5 क्यू भी पूर्णांक होगा। अतः हमारे पास 5 क्यू एक पूर्णांक आ जाता है। अब p, q सहभाज्य धन पूर्णांक हैं, इसलिए पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर एक अपूर्णांक होगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना 3 और 2 सहभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। 2 के गुणनखंड हुए 1 गुणा 2 और 3 के गुणनखंड हुए 1 गुणा 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। अतः 2 और 3 सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब 2 और 3 हमने सहभाज्य पूर्णांक लिए हैं, तो हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर बट्टे क्यू को अपूर्णांक सिद्ध करना है। तो यहाँ हम p को 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार q को 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम p की जगह पर 3, तो p स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। और अगर q को 2 लेते हैं तो 2 की जगह पर 2, 2 से 9 को भाग करने पर आता है 4.5। 4.5। अब 4.5 एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि पूरा अंक नहीं है, यह एक अपूर्णांक है। अतः सिद्ध होता है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक होने पर पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक अपूर्णांक होगा। अतः पी क्यू सहभाज्य धन पूर्णांक हैं। पी क्यू सहभाज्य धन पूर्णांक हैं तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक अपूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम अपने समीकरण 1 पर पुनः आते हैं। समीकरण 1 क्या कहती है? 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू। 5 क्यू पूर्णांक प्राप्त हो गया और पी स्क्वायर बट्टे क्यू अपूर्णांक। परंतु हमने अभी देखा कि पूर्णांक पूरा पूर्णांक होता है और अपूर्णांक अधूरा अंक होता है, वो पूरा पूरा अंक नहीं होता। अतः पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू, अर्थात पूर्णांक और अपूर्णांक बराबर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा यह कथन कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा यह कथन गलत है। तो हमारा कथन गलत है, तो इसके विपरीत एक ही बात बचती है, वह यह कि √5 अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।